हे एवरीवन। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने नर्वस सिस्टम का एक ओवरव्यू लिया था। वहाँ पर हमने एक्सोन और न्यूरोग्लिया को डिस्कस कर लिया था और वहाँ पर हमने देखा था कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस वीडियो के अंदर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक डिटेल वे के अंदर डील करेंगे। सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं मेनली। एक तो आता है ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। अभी जो ब्रेन होता है उसको एक हार्ड कवरिंग कवर करके रखती है जिसको हम बोल देते हैं स्कल या फिर क्रेनियम। अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की तो उसको भी एक कवर करके रखती है कौन? वर्टिब्रल कॉलम। तो ये तो हो गया बाहर की कवरिंग, एक आउटर कवरिंग, एक हार्ड कवरिंग, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन को इंजरी या फिर किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करके रखती है। अभी जो ये क्रेनियम और जो वर्टिब्रल कॉलम है इनके अंदर भी तीन एक कनेक्टिव टिश्यू की प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है जिनको हम बोल देते हैं मेनिंजियस, ठीक है। तो सबसे जो आउटर कवरिंग होगी उसको हम बोल देंगे ड्यूरा मैटर। उसके बाद जो इनर मिडल जो कवरिंग होगी जो कि एवेस्कुलर होती है जिसको हम बोल देते हैं आर्केनोइड मैटर। और जो ये आर्केनोइड मैटर होती है ये मेनली जो सीएसएफ होता है उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सीएसएफ मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसके बाद जो इनर लेयर होती है उसको हम बोल देते हैं पिया मैटर। और जो आर्केनोइड मैटर होता है और जो पिया मैटर होता है उन दोनों के बीच में एक स्पेस मिलता है जिसको हम बोल देते हैं सब आर्केनोइड स्पेस। और सब आर्केनोइड स्पेस के अंदर क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। अभी देखो, जो ड्यूरा मैटर होता है वो किसका बना होता है? मेनली किसकी बनी होती है वो लेयर? वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, ठीक है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज की। और जो आर्केनोइड मैटर होता है वो बनी होती है न्यूरोफिब्रिल्स की। और जो पिया मैटर होता है वो बनी होती है किसी स्मूथ एक लेयर बनी होती है। अब हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को देख लेते हैं कि ये क्या होता है। कलरलेस लिक्विड होता है और ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी इंजरी से किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट करके रखना। और जो सीएसएफ की जो मेन साइट होती है जहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है उसको हम बोल देते हैं कोरोइड प्लेक्सिस। और कोरोइड प्लेक्सिस में फॉर्मेशन होने के बाद ये जो सब आर्केनोइड स्पेस हमने जो पीछे देखा था वहां पर चला जाता है किसके थ्रू? वेंट्रिकल्स के थ्रू। अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि 4 वेंट्रिकल्स होती हैं, ठीक है। 2 तो होंगी लेटरल, फिर होगी थर्ड वेंट्रिकल्स और फिर होगी फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो जो ये सीएसएफ होता है ये पहले लेटरल वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर लेटरल वेंट्रिकल्स के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू। फिर थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा किसके थ्रू? सेरिब्रल एडेक्वेट के थ्रू। उसके बाद जो फोर्थ वेंट्रिकल्स है वो किस में चला जाएगा? सेंट्रल कैनाल में चला जाएगा और पूरे ब्रेन के अंदर ये मूव करेगा। अब हम देख लेते हैं बीबीबी ट्रिपल बी को, जिसको हम बोल देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर सभी ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है? ब्लड जाता है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो ब्लड के अंदर ही होते हैं। बहुत सारे जो अब्जॉर्बेबल सब्सटेंस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह में जाएंगे किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू ही जाएंगे। लेकिन ब्रेन के अंदर क्या होता है? कुछ सेलेक्टिव चीज़ें ही जाएंगी। ये नहीं कि जो ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे ब्रेन के अंदर चले जाएं। और उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि कुछ सेलेक्टेड चीज़ें ही ब्रेन के अंदर जाएं तो उस चीज़ के लिए एक बैरियर होता है जिसको हम बोल देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या करेगा? ये कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही ब्रेन के अंदर जाने देगा। जैसे क्या हो गया कि वाटर हो गया, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी क्या करेंगे? ब्रेन के अंदर ईजी चले जाएंगे। और ये कोई लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस, लिपिड सॉल्युबल मतलब कि ये तो एक ऑब्वियस है कि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। जो लिपिड सॉल्युबल्स होंगे, लिपिड नेचर के जो सब्सटेंस होंगे वो उसको इजीली पास आउट कर जाएंगे और मूव इन कर जाएंगे। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है वो कौन से होते हैं? अल्कोहल होता है, लाइक एनेस्थीसिया। देखा है ना कि हमने मतलब जो एनेस्थीसिया अगर हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ब्रेन के अंदर चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन काम करना थोड़ा बंद कर देता है, ठीक है, जिससे हम क्या कर जाते हैं? एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम चले जाते हैं। और अगर हम देखें जो इन पर में ये सब सारी चीज़ें तो क्या हो जाएंगी? पास आउट हो जाएंगी ईजिली। और जो इम्परवेरेबल चीज़ होंगी जो कि पास आउट नहीं होंगी हमारे ब्रेन में वो कौन सी होंगी? वो होंगी ग्लूकोज, जो या फिर हम बोल देते हैं जो लिपिड नॉन सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, लाइक ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया। ये क्या करेंगे? ये इजीली पास आउट नहीं हो पाएंगे हमारे ब्रेन के अंदर। अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं
तो देखो यहाँ पर एक सेक्शन ले रखा है ब्रेन का ही, उसमें देखो साइड में क्या दिखा रहा है, एक टाइट जंक्शन दिखा रखा है। उस टाइट जंक्शन को अगर हम डिटेल के अंदर देखें, एक बिग वे के अंदर देखें, तो ये देखो कि 2 सेल्स होती है, वो एक टाइट जंक्शन के थ्रू कनेक्ट होती है। तो उसमें देखो कि जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं वो तो इजीली पास कर जाएंगी, लेकिन जो नॉन सेलेक्टिव चीज़ें उनके वो कैसे पास करेंगी, उनके लिए देखो या फिर हो सकता है एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर हो, किसी भी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो चीज़ें ब्रेन के अंदर चली जाएंगी, या फिर उनका कोई एंडोसाइटोसिस हो, ठीक है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा और बाहर से वो उस मॉलिक्यूल्स को लेंगे, सब्सटेंस को लेंगे और एक वेसिकल्स के फॉर्म में ब्रेन के अंदर ले जाएंगे। या फिर हो सकता है पैरासेलुलर पाथवे होगा। पैरासेलुलर मतलब कि 2 सेल्स के बीच में जाना, या कि एक होता है ट्रांससेलुलर, एक होता है पैरासेलुलर। ट्रांससेलुलर क्या होता है कि सेल के बीच में से जाना, एक को पर्टिकुलर कोई सेल्स होगी और उसके बीच में से इजीली पास आउट हो जाना प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। और पैरासेलुलर होता है कि जैसे 2 सेल्स प्रेजेंट होंगी और उन दोनों सेल्स के बीच में से पास आउट होना, ठीक है। या फिर जो कुछ सब्सटेंस होते हैं वो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू भी पास आउट हो जाएंगे। तो ये कुछ पाथवे होते हैं जिसके थ्रू कोई जो नॉन परमेएबल सब्सटेंस होते हैं वो ब्रेन के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेन्स के पार्ट की। तो ब्रेन मेनली 3 पार्ट्स का होता है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसको हम बोल देते हैं प्रोजेंसिफेलॉन। जो मिड ब्रेन होता है उसको हम बोल देते हैं मीजेंसिफेलॉन। और जो हिंड ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं रोम्बेंसिफेलॉन। तो फोर ब्रेन के अंदर कौन कौन आता है? फोर ब्रेन के अंदर आता है सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, वो फोर ब्रेन ही होता है। उसके अंदर कौन आएगा? उसके अंदर आएगा सेरिब्रम और डाइसिफेलॉन। फिर जो डाइसिफेलॉन्स होता है वो फर्दर फिर 2 पार्ट्स का होता है। एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिड ब्रेन की, तो उसके अंदर क्या आता है? टेक्टम और टेगमेंटम, 2 चीज़ें आती हैं। और जो बात करते हैं हिंड ब्रेन की, तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? उसके अंदर आ जाएगा पोन्स, सेरिबलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इन तीनों पार्ट्स को इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो ऊपर का पोर्शन होता है जिसको हम बोल देते हैं फोर ब्रेन, फिर जो मिडल में जो पोर्शन होता है उसको हम बोल देते हैं मिड ब्रेन, और जो नीचे जो ब्रेन स्टेम के पास जो होता है उसको हम बोल देते हैं हिंड ब्रेन। अब हम इनको एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? जो ब्रेन का सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो सेरिब्रम ही होता है, ठीक है। वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक तो होता है लेफ्ट हेमिस्फेयर, एक होता है राइट हेमिस्फेयर। जो इस राइट वाली जो पिक दे रखी है इसके अंदर एक साइड व्यू दिखा रखा है ब्रेन का, लेकिन अगर हम ऊपर से अगर ब्रेन को देखें तो वो 2 हेमिस्फेयर में दिखेगा, ठीक है। लाइक जो दूसरी पिक में जो दिखा रखी है उसमें देखो 2 हेमिस्फेयर्स हैं, और जो 2 हेमिस्फेयर्स है ये किसके थ्रू कनेक्ट होंगे? ये कनेक्ट होंगे कॉर्पस कैलोसम के थ्रू। अगर हम ये देखो एक पिक्चर देखते हैं जिसके अंदर देखो जो सेरिब्रम होते हैं उसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फ्रंटल लोब, एक होता है पैराइटल लोब, एक होता है ऑक्सीपिटल लोब और एक होता है टेम्पोरल लोब। जो फ्रंटल लोब होता है वो मेन किस चीज़ का काम करती है? वो मेन काम करते हैं किसके अंदर? मेमोरीज के अंदर, या फिर कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो थिंग्स होती हैं उनमें मेन काम करती है। जो पैराइटल लोब होती है वो क्या करते हैं कि इमोशनली जो जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में काम करती है। और जो ऑक्सीपिटल जो लोब होती है उनका मेन रोल किस में होता है? उनका मेन रोल होता है विजन के अंदर। और जो टेम्पोरल होता है उसका मेन लोब जो मेन काम किस में होता है? उसका मेन काम होता है हियरिंग के अंदर। सो ये तो क्या हो गया? 4 मेन पार्ट्स हो गए सेरिब्रम के। उसके बाद अगर हम ब्रेन का एक डाइसेक्शन करते हैं तो हमें क्या दिखता है? जो हमें जो लेफ्ट पिक्चर दिखा रखी है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो अगर हम ब्रेन का डाइसेक्शन करेंगे तो क्या दिखेगा? जो आउटर साइड में होता है उसको तो हम बोल देते ग्रे मैटर, और जो इनर साइड में होगा उसको हम बोल देंगे वाइट मैटर। तो ये क्या होती है? ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है जो कि 2 पार्ट की होती है। एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर। जो ग्रे मैटर होता है उसके पास क्या होता है? कुछ न्यूरोनल बॉडीज होती है, लाइक जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर जो जितने सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स, एक्सोन्स, वो सब प्रेजेंट होंगे। और जो ग्रे मैटर है इसका कलर किसके लिए ग्रे, मतलब ग्रे कलर का होता है? ये किस लिए होता है? नीजल्स बॉडी की वजह से। नीजल्स बॉडी क्या होती है? क्लस्टर ऑफ RER। और जो ग्रे मैटर होता है उनके अंदर क्या होता है? जो एक्सोन प्रेजेंट होता है वो माइलिन शीट से कवर तो होता है लेकिन इतना कवर नहीं होता जितना कि वाइट मैटर होता है। तो जो अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसमिशंस की जो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, तो ग्रे मैटर का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता क्योंकि उसके पास क्या होगा? माइलिन शीट कम प्रेजेंट होगी एज कंपैरिजन टू वाइट मैटर के। और जो वाइट मैटर होती है उसके अंदर क्या होता है
कि जो एक्सोन होता है वो कम्प्लीटली माइलेटेड होगा। अगर कम्प्लीटली माइलेटेड होगा तो हमें पता है माइलिन का क्या काम होता है कि जो ट्रांसमिशन होता है उसको स्पीड अप करना, कि फास्टली ट्रांसमिट करना कोई भी इंफॉर्मेशन को। तो जो वाइट मैटर होता है उसका मेन रोल होता है ट्रांसमिशन में। अब हम बात करते हैं डाइसिफेलॉन्स की। तो हमने देखा था कि जो डाइसिफेलॉन्स होते हैं वो दो पार्ट्स के होते हैं, लेकिन एक तीसरा पार्ट्स भी होता है जो एपिथैलेमस होता है। वो क्या होता है, एक नॉन नर्वस पार्ट होता है। तो इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है एपिथैलेमस, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एपिथैलेमस की, तो ये क्या होता है, एक नॉन नर्वस पार्ट होता है। ये क्या करेगा, पिया मैटर, जो कि हमने देखा था पिया मैटर क्या होता है, ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है, तीन आउटर कवरिंग होते हैं, एक होता है ड्यूरा मैटर, एक होता है आर्केनॉइड मैटर, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते थे पिया मैटर। तो ये पिया मैटर के साथ फ्यूज कर जाएगा एपिथैलेमस, और ये क्या करेगा, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है इसका सीक्रेशन के अंदर हेल्प करवाएगा। फिर हम देख लेते हैं थैलेमस के बारे में। थैलेमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन, इन दोनों के बीच के अंदर कहाँ थैलेमस प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या बोलते हैं, ये तो मास्टर ग्लैंड होती है। ये प्रेजेंट कहाँ होगी, ये थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये इंटीग्रेटिव सेंटर्स होती है, मतलब जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हो रही है, होम्योस्टेटिक जो फंक्शंस हो रही हैं, उन सबको कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और जो हाइपोथैलेमस होता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये दोनों मेन रोल प्ले करते हैं हमारे होम्योस्टेसिस के अंदर। फिर अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है। अगर हमें प्यास लगती है या फिर यूरिन का जो आउटपुट करना होता है, उसका जो स्टिमुलस होता है वो कहाँ से आएगा, वो हाइपोथैलेमस से ही आएगा। या फिर हमारे हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करना, जो कि हमने जो एंडोक्राइन सिस्टम जो पढ़ा था उसके अंदर हमने डिटेल वे के अंदर देखा था कि हाइपोथैलेमस का मेन रोल होता है सभी हॉर्मोन्स के सिक्रेशन के लिए, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, फिर पिट्यूटरी सब जितने भी जो ग्लैंड्स होती हैं उन सबको स्टिमुलेट करती हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, अगर हम बात करते हैं पूरी बॉडी में मास्टर ग्लैंड्स की, तो हाइपोथैलेमस होती है मास्टर ग्लैंड्स। सो हमने सेरेबरम को और डाइसिफेरम को डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं सेरिबलम पे। ये क्या होता है, हमारे ब्रेन का जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है सेरिबलम। ये अटैच कहाँ पे होगा, कि अगर हम बात करते हैं ब्रेन स्टेम की, तो ब्रेन स्टेम के अपर पोर्शन के ऊपर बैक साइड में सेरिबलम अटैच होगा। इसका जो मेन काम होता है वो किस चीज़ के अंदर होता है, इसका मेन काम होता है इंटेलिजेंसी के अंदर। फिर हम देखते हैं मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा कहाँ पे होगी, जो ब्रेन स्टेम का जो लोअर पार्ट होगा वो मेडुला ओब्लांगेटा ही होगा। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो किस में होता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करके रखना, या फिर ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करके रखना। अगर हमें वोमिटिंग हो रही है, स्वेलिंग, किसी चीज़ को स्वेलो करने के लिए, उस चीज़ को भी मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करेगी। कफिंग के लिए, हिकअपिंग के लिए, हिकअपिंग क्या होता है, हिचकी होता है, तो इन सब को कौन करेगा, मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करके रखेगी। फिर हम बात करते हैं पोन्स की। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये मेडुला के तो सुपीरियर में प्रेजेंट होगा, और जो सेरिबलम होता है उसके एंटीरियर में प्रेजेंट होगा, और जो मिड ब्रेन होता है उसके नीचे, ठीक है, इंटीरियर में प्रेजेंट होगा। तो इसका मेन काम क्या होता है, मेडुला और मिड ब्रेन के बीच में ब्रिज का काम करती है ये पोन्स। सो ये तो हमने डिस्कस कर लिया जो फोर ब्रेन, जो हिंड ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स आते हैं उन सभी को। अगर हम मिड ब्रेन के जो पार्ट्स की बात करें, लाइक टेक्टम और टेगमेंटम, तो टेक्टम का मेन काम क्या होता है, ऑडिटरी और विजुअल एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करके रखना, और जो टेगमेंटम होता है उसका मेन काम क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, और मेन काम किसके अंदर होगा, लाइक स्लीप वेकअप साइकिल में कंट्रोल करना, या फिर पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना के रखना। इन सब में किसका रोल होगा, टेगमेंटम का। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, वो था ब्रेन का पार्ट। लाइक हमें पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड को कौन कवर करके रखता है, उसको कवर करके रखता है वर्टिब्रल कॉलम। और जैसे ब्रेन में होता है कि जैसे तीन जो प्रोटेक्टिव लेयर थी, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। लेकिन इनके अंदर क्या डिफ्रेंशिएशन है कि जो ब्रेन के अंदर जो ड्यूरा मैटर है वो दो लेयर का होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ड्यूरा मैटर की जो लेयर होती है वो सिर्फ एक ही लेयर होती है। और जिसका स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या होता है, ये कम्युनिकेशंस करवाता है किसके बीच में, ब्रेन और नर्व्स के बीच में। लाइक हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी नर्व्स होती हैं।
सो जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगी। वो किसके थ्रू जाएंगी? वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएंगी। फिर स्पाइनल कॉर्ड उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाएगा। फिर ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग होगी और फिर से मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो पूरी बॉडी में वो स्टिमुलस या फिर जो पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के ऊपर वो अपना स्टिमुलस या रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कहाँ से एक्सटेंड होगी? वो होगी ब्रेन स्टेम से एक्सटेंड। और वहाँ पर क्या होता है, एक लार्ज ओपनिंग होती है स्कल के अंदर। जो क्रेनियम होती है ब्रेन की, जो आउटर कवरिंग क्या होती है? क्रेनियम या स्कल। और जो स्कल के जो लोअर पार्ट होता है ब्रेन स्टेम में, वहाँ पर जो स्कल होती है उसमें एक लार्ज ओपनिंग होती है जिसको हम बोल देते हैं फोरामन मैग्नम। और वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट। सो अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, इस डायग्राम की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो वाइट मैटर होता है वो बाहर की साइड होता है और जो ग्रे मैटर होगा वो अंदर की साइड होगा। लेकिन जो ब्रेन की बात करते हैं उसके क्रॉस सेक्शन की, तो उसके अंदर इसका उल्टा था कि जो ग्रे मैटर है वो बाहर की साइड था और वाइट मैटर अंदर की साइड था। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि देखो, अगर इसके अंदर प्रोसेसिंग की बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो इसके अंदर दो रूट होते हैं। एक तो होता है डोर्सल रूट, एक होता है वेंट्रल रूट। जो डोर्सल रूट होता है वो वहाँ पर क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स आएंगे उसके थ्रू, डोर्सल रूट के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स आएंगे स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के अंदर। उसके बाद ग्रे मैटर से वेंट्रल रूट जाएगी और ये किसी स्पाइनल नर्व्स, ये स्पाइनल नर्व्स कहाँ पे लेके जाएंगी? इसको ब्रेन के अंदर लेके जाएंगी। ठीक है, फिर ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग होगी और फर्दर फिर से क्या होगा, जो दूसरी साइड में दिखा रखा है कि जो मोटर नर्व्स होती है वो फिर से किस में आएंगी? वो आएंगी स्पाइनल कॉर्ड में और फिर स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेंगी और अपना रिस्पॉन्स शो करेंगी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर। सो इस वीडियो के अंदर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक डिटेल वे के अंदर डील कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डील करेंगे। So thank you for watching and stay tuned with me for further learning. Thank you.